पहले विद्यार्थियों, हमने रणथंभौर के चौहान वंश पढ़े। आज हम बात करेंगे अजमेर के चौहान वंश की और इनकी राजधानी क्या थी और चौहान वंश की स्थापना अजमेर में किसने की, कहां से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो आप ध्यान दीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिना किसी हिचक के। चलो आप बात करते हैं चौहान वंश की। चौहान वंश में आज अपन बात करेंगे अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान वंश, ठीक है। तो अजमेर के चौहान है, उसकी स्थापना किसने की? अजमेर के अंदर चौहान वंश की सबसे पहले तो अपन इस बात की चर्चा करेंगे। तो ऐसा कहा जाता है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान, किसने? वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की थी, ठीक है। किसने स्थापना की? वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की। कहा जाता है कि ये इतना बड़ा भी शासक तो नहीं था, लेकिन इसने चौहान वंश की स्थापना की लगभग आपके 551 ईस्वी के अंदर। याद रखना कितने? 551 ईस्वी के अंदर इसने क्या की थी? चौहान वंश की स्थापना की थी। अब देखो अपन चौहानों की राजधानी के बारे में बात करेंगे कि चौहानों की राजधानी क्या थी। ऐसा कहा जाता है कि चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी थी पुष्कर मानी जाती है, ठीक है, पुष्कर मानी जाती है। अहिछत्रपुर भी मानी जाती है, और अनंत प्रदेश सिक्कर में है। तो इसको भी चौहानों की प्रारंभिक राजधानी माना जाता है। कौन कौन सी चीजें बताई मैंने? पुष्कर को मानी जाती है और अहिछत्रपुर को भी मानी जाती है और अनंत प्रदेश सिक्कर को भी चौहानों की क्या मानी जाती है? राजधानी मानी जाती है। अब इनकी अपन कुलदेवी की बात करेंगे कि कुलदेवी कौन सी थी इनकी। तो अपन बात करते हैं, इनकी कुलदेवी का नाम था आपके शाकंभरी माता। शाकंभरी माता इनकी क्या थी? कुलदेवी थी। रणथंभौर के चौहानों के लिए जिन चीजों का प्रयोग हुआ था कुलदेवी के बारे में मैंने बताया था। तो वैसे के वैसे यहाँ पर जो अजमेर के चौहान वंश है उनकी कुलदेवी थी आपके शाकंभरी माता। अब देखो अपन आगे बात करेंगे कि आपने सुना होगा सांबर झील का। तो ऐसा माना जाता है कि सांबर झील प्रकृति से निर्मित है, लेकिन जो आपका बिजोलिया शिलालेख है उसके अनुसार कहा जाता है कि वासुदेव चौहान ने ही किसका निर्माण करवाया था? सांबर झील का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया कह सकते हैं हम? सांबर झील का निर्माण किसने कराया? वासुदेव चौहान ने करवाया था। ऐसी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार हमें जानकारी प्राप्त होती है कि वासुदेव चौहान ने किसका निर्माण करवाया था? सांबर झील का निर्माण कराया था। बिजोलिया शिलालेख, ठीक है। इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि वासुदेव चौहान ने जो आपके सांबर झील का निर्माण करवाया था। अब देखो यहाँ के आगे की हम बात करेंगे। अब अपन बात करेंगे यहाँ के प्रतापी शासकों के बारे में, जो महत्वपूर्ण शासक हुए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं अजय राज की। यहाँ का महत्वपूर्ण शासक बना था अजय राज, ठीक है। और अजय राज के बाद शासक बनता है आपके अर्णोराज, ठीक है। और अर्णोराज या इसको अन्ना जी भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद शासक बनता है आपका विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज
चतुर्थ। अपन थोड़ी यहीं तक बात करेंगे, उसके आगे वाले बात बाद में करते हैं। ये प्रमुख 3 शासक आते हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि अजय राज था जिसने अजमेर की स्थापना की थी। ऐसा कहा जाता है कि अजमेर की स्थापना अजय राज ने की थी। ठीक है, अपन इतनी सी बात कर ली। अब अपन बात करेंगे कि अजय राज ने यहाँ पर क्या क्या कार्य करवाए थे, क्या क्या चीजों की पूर्ति की थी, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, अजय राज के द्वारा गठबिठली पहाड़ी पर गठबिठली पहाड़ी पर अजय मेरू दुर्ग बनाया था। अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, ये आपके करवाया था लगभग 1113 ईस्वी में। ठीक है, तो 1113 ईस्वी के अंदर गठबिठली पहाड़ी पर अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। किसने करवाया? अजय राज ने इसका निर्माण करवाया था। अजमेर के अंदर अजमेर शहर की स्थापना भी किसने की? अजय राज ने की, ऐसा कहा जाता है। अब देखो, इस दुर्ग के लिए क्या क्या उपनाम है। इनको राजपुताने की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है छोरो? राजपुताने की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, और अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। याद रखना, राजस्थान का हृदय, हार्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग। ठीक है, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग भी कौन सा कहा जाता है? आपका अजमेर के दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे इसकी आगे कि अजय राज ने और क्या क्या कार्य करवाए। अब अपन ने बात की अजय राज चौहान के बाद सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग बता दिया मैंने, राजस्थान का हृदय बता दिया। अरे छोड़ो, राजस्थान का हृदय किसे कहता है? हृदय साइड में होता है, तो अजमेर भी राजस्थान के कहां पर है? तो साइड वाले क्षेत्र के अंदर है, इसलिए क्या कहा जाता है? राजस्थान का इसको हृदय कहा जाता है। ठीक है, राजपुताने की कुंजी कहा जाता है कि राजपुताने के क्षेत्र के अंदर प्रवेश करना है तो आपको इस दुर्ग को जीतना पड़ेगा, इसलिए इसको राजपुताने की कुंजी कहा जाता है। अब देखो, अपन आगे बात करेंगे अजय राज चौहान की कि इसने कितने समय तक शासन किया और इसने सिक्के चलाए कि नहीं चलाए। कहा जाता है कि इसने एक महत्वपूर्ण सिक्का चलाया था, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो अपन आगे बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसने लगभग 1113 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक क्या किया था? शासन किया था। ठीक है, और इसने चांदी के सिक्के चलाए थे भाई। ठीक है, चांदी के सिक्के चलाने का काम इसने किया था। चांदी के सिक्के चलाए थे और इसके ऊपर अपनी पत्नी सामलवती का नाम अंकित करवाया था भाई। सामलवती का नाम अंकित करवाया था। ठीक है, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे कि ये व्यक्ति किस धर्म को मानने वाला था भाई। तो ये शैव धर्म को मानता था। किसको? भगवान शिव को मानने वाला व्यक्ति था। शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, शैव धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है 10th क्लास और 12th क्लास के लिए। इतना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपके पृथ्वीराज चौहान ही आएगा, लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपका नॉलेज बढ़ता रहे। छोटी छोटी चीजें हैं, उनको आप याद करते रहें, अभी से आपको फायदा होता रहेगा। उसके बाद अपन बात करते हैं अर्णोराज अन्ना जी। ठीक है भाई, बहुत तगड़ो शासक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आराम से याद हो जाएगा। अर्णोराज
अ से पता चल रहा है। तो इन्होंने आपके अन्ना सागर झील बनाई थी भाई। अन्ना सागर झील का निर्माण इसने ही करवाया था। कब करवाया? 1137 ईस्वी के अंदर। समझ गए रे बात को? ठीक है, 1137 ईस्वी में अर्णोराज ने कौन सी झील बनाई थी? अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। अब देखो कहां पर करवाया, इसकी चर्चा अपन करते हैं। थोड़ा मैं इनको मिटा देता हूं ऊपर वाले को, साथ साथ में लिखते रहना, आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, नोट्स बनाने की जरूरत रहेगी, नोट्स बना लेना आराम से, यहाँ से कोई टेंशन नहीं है। अब देखो अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील का निर्माण किसने कराया? अर्णो जी ने कराया। मैंने पहले ही आपको इसका बता दिया था, अन्ना सागर झील का निर्माण किसने कराया? अर्णो जी ने। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। अन्ना सागर झील का निर्माण इसने करवा दिया। अब देखो उसने क्या क्या कार्य करवाए, क्यों अन्ना सागर झील का निर्माण कराया? ऐसा कहा जाता है कि इनका युद्ध चालुक्यों के साथ हुआ था और इस युद्ध के अंदर बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ था और जो नागपाड़ी वाला क्षेत्र है जहां से आपकी लुणी नदी वगैरह निकलती है, उस क्षेत्र के अंदर भयानक बीमारी फैलने के प्रकोप बढ़ गया था। इसीलिए अन्ना जी ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। क्लियर हो गई बात? अब अपन बात करते हैं आगे। ठीक है, 1137 में इसने निर्माण करवाया था। ठीक है, अब अपन बात करेंगे थोड़ी सी यहाँ पर कि यहाँ पर एक बाग है। ठीक है, जिसको दौलत बाग, सुभाष बाग भी कहा जाता। यहाँ पर एक दौलत बाग या सुभाष बाग का निर्माण करवाया था आपके जहांगीर ने। किसने करवाया भाई? जहांगीर ने। बहुत तगड़ो शासक है, तो जब मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे तब बताऊंगा इसके बारे में। सब दिन नशे में पड़ा रहता था, कुछ काम नहीं था, सब दिन नशा करना, मजे करने, इसके क्या थे? काम थे। इसको बाद में पढ़ेंगे। तो इसने यहाँ पर क्या बनाया था? सुभाष बाग या दौलत बाग का निर्माण करवाया था। मैंने बताया आपको सुभाष बाग, दौलत बाग का निर्माण करवाया था जहांगीर ने। और यहाँ पर उसकी एक नूरजहां होती है, उसकी माँ। ठीक है, नूरजहां कौन थी? जहांगीर की पत्नी कह सकते हैं अपन। तो नूरजहां की माँ थी, उसका नाम था आपका अस्मत बेगम। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि इस बाग से ही उसने बहुत सारे फूलों के रस से किसका निर्माण कराया था? इत्र का निर्माण किया था। ठीक है, तो कहा जाता है कि जहांगीर बहुत बदबू मारता था, स्नान ही नहीं करता था नेसर में। ठीक है, तो इसके लिए इसने क्या किया? इत्र का निर्माण किया। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि भारत के अंदर इत्र का निर्माण करने वाली महिला कौन सी थी? इत्र का आविष्कार करने वाली अस्मत बेगम। क्लियर हो गई इतनी बात? अब अपन बात आगे करते हैं। देखो अर्णोराज की चालुक्यों के साथ युद्ध हुआ था। अर्णोराज का चालुक्यों के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके अंदर अर्णोराज की क्या होती है? विजय होती है। लेकिन फिर इसके बाद जो बात आती है आगे वाले शासक की, जिसकी हम बात करेंगे, विग्रहराज चतुर्थ। लेकिन जो ये समय होता है, इसका शासन का समय, इसके बीच में आपके 3 साल कम लिखे हुए होते हैं। 3 साल का जो गैप होता है इनके शासन के समय के अंदर, उसके ऊपर चर्चा करते हुए ऐसा कहा जाता है कि चौहानों के अंदर भी किसका निर्माण हुआ था? पितृहंता का। और जगदेव था वो चौहानों का क्या था? पितृहंता। ठीक है, जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जगदेव था, उसने क्या किया? अपने पिता को टपका दिया। किसको? अन्ना जी को, कि तेरा काम नहीं है, अब तेरे बस की बात नहीं है, अब राजा मैं बन जाऊंगा। ठीक है, इसके लिए इसको क्या कर दिया? मार दिया। किसको? अन्ना जी को मार दिया। ठीक है, अब देखो अपन आगे बात करेंगे। देखो जगदेव की कोई बात आती नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है राजपूतों के अंदर जो पितृहंता होता है उसकी वंशावलियों के अंदर नाम नहीं आता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे विग्रहराज चतुर्थ। स्वर्ण काल कहा जाता है इसका, चौहानों का गोल्डन पीरियड। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, अपन ने चौहानों के
तीन शासकों की बात की। सबसे पहले मैंने बताया अजय राज, उसके बाद अर्णोराज जी और उसके बाद बताया जगदेव। जगदेव विक्रांता था, इसका नाम नहीं आता है वंशावलियों के अंदर। अब अपन बात करेंगे सबसे इंपोर्टेंट चर्चा जिसके ऊपर हमें करनी है, वो है आपका विग्रहराज चतुर्थ, द गोल्डन पीरियड ऑफ द चौहान डायनेस्टी। स्वर्ण काल था चौहानों के, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ये विग्रहराज चतुर्थ का समय। तो ठीक है, अपन बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ इसका नाम था, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही प्रतापी शासक था और स्वर्ण काल चौहानों का क्या था इस समय, स्वर्ण काल था। अब आप कहोगे सर ये स्वर्ण काल क्या होता है? तो स्वर्ण काल का मतलब ये होता है कि लगभग इसने सारे क्षेत्र के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर दिया था और चौहानों की गद्दी स्थापित कर दी थी, इसलिए इसके समय को गोल्डन पीरियड का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब देखो इसकी बात अपन करेंगे कि इसने नाडोल के शासक कुंतीपाल को हराया था। नाडोल के शासक कुंतीपाल को इसने हराया था, ठीक है। नाडोल पता है अपने वाले ही, ये जो अपने आसपास वाला क्षेत्र है, कुंतीपाल को हराया था, ठीक है। और अपन आगे बात करेंगे कि इसने, ठीक है, तो नाडोल के शासक कुंतीपाल को इसने हराया था और इसकी बात इसने दिल्ली पर भी अधिकार स्थापित कर दिया था अपना, कि दिल्ली पर अधिकार स्थापित कर लिया। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय भारत की राजधानी कौन सी बन गई थी? अजमेर बन गई थी। अब आप कहोगे सर अजमेर कैसे बन गई, क्यों नहीं बनेगी? जहां पर राजा रहेगा, तो इसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, दिल्ली पर इसका शासन हो गया और ये कहां रह रहा है? अजमेर। जहां पर राजा रहता है वहां उसकी क्या बन जाती है? राजधानी बन जाती है। तो ऐसा कहा जाता है विग्रहराज चतुर्थ के समय अजमेर क्या बन गई थी? भारत की राजधानी बन गई थी, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं इसके बारे में। शिवालिक स्तंभ के अनुसार, शिवालिक स्तंभ के अनुसार ये अपने आप को विष्णु का अवतार बताता है। भाई किसका अवतार बताता है? अनुसार यह अपने आप को विष्णु का अवतार बताता है, ठीक है। कहता है कि मैं विष्णु का अवतार हूं, विष्णु का अवतार बताता है, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं। विष्णु का अवतार इसने बता दिया और इसकी तुलना कालिदास से की जाती है। भाई कालिदास से इसकी क्या की जाती है? तुलना की जाती है, कालिदास से तुलना। और इसका प्रसिद्ध एक नाटक है हरिकेली नाटक, जिसकी रचना विग्रहराज चतुर्थ ने स्वयं की थी। हरिकेली नाटक क्वेश्चन पूछ लेगा 1 नंबर का आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो ध्यान रखना। हरिकेली नाटक की शुरुआत किसने की थी? आपके विग्रहराज चतुर्थ ने, ठीक है। इसीलिए क्या किया जाता था, इसको कालिदास से तुलना की जाती थी, क्योंकि इसने हरिकेली नाटक और अनेक ऐसी रचनाएं लिखी थी जिसके कारण इसको प्रसिद्धि मिल गई थी और इस कारण इसको हरिकेली नाटक की रचना इसने की थी। अब अपन थोड़ी आगे बात करेंगे इसकी। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि इसके समय इसकी जो हरिकेली नाटक की जो रचना है वो कहां पर प्रकाशित हुई है। तो 2 छोटी सी बात है, फिर अपन कल बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो अपन को ये करनी है कि हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां ब्रिटेन, ठीक है, आपके ब्रिटेन में राजा राम मोहन राय समाज में लिखी गई है, ठीक है। और कुछ पंक्तियां हैं वो आपके 2.5 दिन के झोपड़े के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है ये आपके राजस्थान की पहली मस्जिद थी, राजस्थान की प्रथम मस्जिद इसको कहा जाता है। और इसका निर्माण
कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, इसके बाद अपन चर्चा करते हैं कि विग्रह चतुर ने एक सरस्वती संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विग्रह चतुर्थ का जो समय था वो क्या था, गोल्डन पीरियड था चौहानों का। अब अपन कल बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में। थैंक यू सो मच, वॉच फॉर दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।